Hello everyone, how is everyone doing? I hope everyone is doing extremely great, keeping safe and preparing amazingly for the upcoming examinations. All the really very best to all of you in advance. Welcome to today's revision session and आज के इस सेशन में हम रिवाइज करने वाले हैं हमारे CMA कोर्स का फाइनल लेवल का ग्रुप 4 पेपर नंबर 17 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जो चैप्टर नंबर 4 है उसको आई हैव डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड हर स्टैंडर्ड के लिए मैं आपको सेपरेट वीडियोस दे रही हूँ एटलीस्ट फॉर कैस 1 फ्रॉम 1 टू एटलीस्ट 11 मैं आपको सेपरेट वीडियो ही दूंगी नो मैटर कि वो कैस कितना छोटा है या कितना बड़ा है एक सेपरेट वीडियो ही आपको मिलेगी बिकॉज इफ आई टॉक अबाउट फ्रॉम योर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू तो कैस नंबर 1 से लेके कैस नंबर 11 तक आर ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस बिकॉज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आर ऑल्सो पुट अप फ्रॉम हियर एंड थ्योरी क्वेश्चंस ऑल्सो कम फ्रॉम हियर एंड जो बाकी के जितने भी कैस हैं उनमें अगर कोई कैस बहुत ही छोटे होंगे तो मैं 2 कैस मिला के एक वीडियो डाल दूंगी अदरवाइज क्या पता उनकी भी एक वीडियो ही आए बट इनकी इंपॉर्टेंस देखते हुए इनकी रेलेवेंस देखते हुए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आई फील कि हर एक कैस के ऊपर एक सेपरेट वीडियो होनी चाहिए उसकी ड्यूरेशन डिपेंड करती है कि वो कैस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस कैस में कितने प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं क्योंकि हम साइड बाय साइड उसके क्वेश्चंस भी करते हैं फ्रॉम मॉड्यूल एंड कुछ आपके प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस भी फ्रॉम द एग्जाम्स में आपको विद अटेम्प्ट कि वो कौन से अटेम्प्ट में आए हैं इसके साथ ही आपको एक कंसाइज वे में नोट्स दे देती हूँ नोट्स की टेंशन आपको कभी भी नहीं लेनी बिकॉज आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर लिखा है उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं ये सारे नोट्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू सो डोंट वरी अबाउट दैट इन एडिशन टू द नोट्स आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू विद अ लिंक टू ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सारी की सारी अपडेट्स रिलेटेड टू योर कोर्स सबसे पहले मिलेगी सो आप अपने फ्रेंड्स को भी वो लिंक शेयर कर सकते हैं एंड वहां से सारी की सारी अपडेट्स आप रियल टाइम बेसिस पे आपको मिलती रहेगी चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं it is all about cost accounting standard 5 which is all about the transportation cost क्या होती है transportation cost का क्या treatment होता है कौन कौन सी cost है जो transportation cost के अंदर include होती है कौन कौन सी ऐसी cost है जो include नहीं होती है वो हर चीज आपको ये cost accounting standard बताता है if we talk about in general layman language so transportation cost कौन सी होती है वही सारी की सारी cost like freight your carriage each and everything that is related to the transport of the materials and of the product वो सारी की सारी आपकी cost of transportation में आ जाता है बट दो ऐसी cost है जो आप include नहीं करते हो अपने transportation की cost में that are detention charges and demerit charges अभी हम वो भी पढ़ेंगे वैसे आपने ITT जो आपका subject है indirect taxation उसके अंदर आपका GST का portion है and custom का portion है custom के portion में आपने detention charges and demerit charges के बारे में already पढ़ा हुआ होगा बट अभी जब वो charges के बारे में यहाँ पे discuss करेंगे तब मैं आपको यहाँ पे भी एक short में बताऊंगी कि वो कौन कौन से होते हैं चार्जेस एंड एंड में आते आते हम ये देखेंगे कि सेपरेट कॉस्ट स्टेटमेंट सेपरेट कॉस्ट डिस्क्लोजर हमें करना होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का कॉस्ट स्टेटमेंट में भी हम सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं कैरेज फ्रेट जिस भी नाम से आपका हो एक होती है आपकी इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक होती है आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मतलब कि मटेरियल अंदर लेते टाइम इनवर्ड जब आप कोई चीज परचेज कर रहे हो उस टाइम पे जो भी आप खर्चे करते हो दैट इज ऑल योर इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन एंड उसको सेल करते हुए बाहर की साइड पे जितने भी खर्चे आपके होते हैं जब आप उसको रिमूव कर रहे होते हो तो ऑल दैट आर योर पार्ट ऑफ आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चलिए फटाफट से देखते हैं नोट्स में क्या लिखा है सबसे पहले हमारे पास आता है स्कोप हमें पता है कि कोई भी स्टैंडर्ड हो उसमें टोटल 9 पॉइंट्स होते हैं डेफिनेशन स्कोप इंट्रोडक्शन असाइनमेंट टू कॉस्ट प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर्स इस तरीके से आपके रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स में 9 पॉइंट्स होते हैं जो पॉइंट जहां जहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस का लगता है वो मैं उस स्टैंडर्ड में यहाँ से इंक्लूड करती हूँ बिकॉज आई वॉन्ट दीज नोट्स टू बी एज यू नो अंडरस्टैंडेबल इतना भी क्रिस्प नहीं कि आपको बात समझ ही ना आए सो देयर मस्ट बी यू नो अ स्टोरी गोइंग ऑन आपको पीछे का बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए बट आई डोंट वांट कि वो बैकग्राउंड इतना बड़ा हो जाए कि आपके नोट्स इतने ज्यादा बड़े हो जाए कि वो आप एंड मोमेंट पर उनको रिवाइज ही ना कर पाओ इसलिए ऑल दीज नोट्स आर शॉर्ट क्रिस्प येट अंडरस्टैंडेबल तो जो जहां जहां पे मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें आपको इन नोट्स में मिलती हैं चलिए अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दिया हुआ है स्कोप के बारे में स्टैंडर्ड कहाँ कहाँ पे अप्लाई होगा इट इज अप्लाइड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो कि हमें किसी भी लॉ के अंदर हमें कैलकुलेट करनी होती है या फिर किसी रेगुलेशन के अंतर्गत हमें कैलकुलेट करनी है हमारी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या फिर हमें किसी भी पर्पस के लिए अपनी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अगर कैलकुलेट करनी है तो वो किस तरीके से कैलकुलेट होगी इस स्टैंडर्ड का ये स्कोप है जैसे कि
आप कहाँ कहाँ पे स्टैंडर्ड को यूज कर सकते हो। इंश्योरेंस क्लेम की वैल्यूएशन करनी है, एवरेज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपने निकालना है, जो भी आपके एक्साइजेबल गुड्स हैं उनकी वैल्यू के लिए कोई भी प्राइस मैकेनिज्म है, फ्रेट का कोई भी एलिमेंट है तो आपको वो फ्रेट कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपकी इन्वेंट्री में अकाउंटिंग पर्पस के लिए कितना फ्रेट आप इंक्लूड करोगे, तो उन सब के बेसिस कि आप कितना अमाउंट कैलकुलेट करोगे, वो सारे के सारे बेसिस आपको बेसिकली इस स्टैंडर्ड में दिए गए हैं। देन आप देखिए आती है डेफिनेशंस। तो जो सबसे पहली डेफिनेशन आपको दी गई है दैट इज ऑल अबाउट योर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की। इसके अंदर क्या क्या आता है यहाँ पे देखेंगे, फ्रेट, कार्टेज, ट्रांजिट इंश्योरेंस। ट्रांजिट इंश्योरेंस मतलब कि जब गुड्स इन ट्रांजिट होते हैं, अभी आपको रिसीव नहीं हुए हैं, रास्ते में है, उस पर जो आप इंश्योरेंस कराते हैं ट्रांजिट इंश्योरेंस, वो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में है। एंड कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग फ्लीट, और जितने भी ऐसे कॉस्ट है जो कि आप इंटरनली लगा रहे हो या फिर किसी आउटसाइड एजेंसी को दे रहे हो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वो सारे के सारे कॉस्ट आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में आती है। बट डज नॉट इंक्लूड एनी डिटेंशन और डेमेरेज चार्जेस। कोई भी डिटेंशन और डेमेरेज चार्जेस जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं होते। अब डिटेंशन चार्जेस क्या होते हैं, डेमेरेज चार्जेस क्या होते हैं, ये यहाँ पे मैंने आपको बताया गया है। बेसिकली ये वैसे आपने अपने कस्टम में भी पढ़ा होगा, लाइक आई सेड प्रीवियसली, स्टिल लेट्स रिवाइज इट वन मोर टाइम, ताकि यहाँ पे भी आपको इजीली चीजें समझ पाए और आप रिलेट कर पाओ चीजों को। डिटेंशन चार्जेस का मतलब होता है आपके पास जितने भी गुड्स है वो आपके कंटेनर्स में बाहर से आप इंपोर्ट करते हो, तो गुड्स हमेशा ही कंटेनर्स में आते हैं एंड आपको वो कंटेनर्स वापस करने होते हैं। उसका कोई एक आपको फ्री टाइम अलॉटेड होता है, लाइक 7 days और सो। तो जितना भी टाइम आपको दिया गया उस टाइम में आपको अपने गुड्स को कंटेनर्स से अनलोड करना है एंड आपको वो सारे के सारे अपने कंटेनर्स जो हैं वो वापस करने हैं। अगर आपने उसी प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड में अपने जिस कार्टेजेस में, जिस कंटेनर्स में आपके गुड्स आए थे, अगर आपने प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड में वो वापस कर दिए हैं देन इट्स ओके। अदरवाइज आपके ऊपर चार्जेस लगते हैं जिनको बोलते हैं डिटेंशन चार्जेस। तो इस तरीके के अगर कोई भी चार्जेस आपने पे किए हैं, आप के ऊपर कोई भी ऐसे चार्जेस लिवाई किए गए हैं जो कि आपने प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड में अपने एम्प्टी कंटेनर्स को वापस नहीं किया, तो वो वाले चार्जेस आपके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे, विच इज लॉजिकल इनफ, फेयर इनफ है कि वो एम्प्टी कंटेनर्स है, आपको प्रिस्क्राइब टाइम दिया गया था कस्टम अथॉरिटी के द्वारा, आपकी गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स बनाए हैं कस्टम एक्ट में या जहां पे भी इन द प्रिस्क्राइब रूल्स, जो भी टाइमिंग्स आपको दी गई हैं, आपने वो वाले रूल्स नहीं फॉलो किए एंड यू आर पेइंग अ पेनल्टी फॉर दैट, तो वो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। सिमिलरली वी हैव डेमेरेज चार्जेस। डेमेरेज चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जो कि हम अपने कंटेनर्स पे बेसिकली कंसाइनी के ऊपर, जो भी इंपोर्टर है उसके ऊपर वो सारे के सारे चार्जेस जो हैं वो लगते हैं। जब आपके पास जिस तरीके से आपको अपने कंटेनर्स को खाली करके वो कंटेनर्स वापस भेजने की भी एक प्रिस्क्राइब लिमिट होती है, अगर आपने उसमें नहीं किया तो डिटेंशन चार्जेस लगेंगे। इन अ मच सिमिलर वे जब आप गुड्स इंपोर्ट करते हो तो आपको अपने जहाँ पे भी आपके गुड्स इंपोर्ट होते हैं, जिस भी कस्टम एरिया में, जो भी पोर्ट पे होते हैं, तो आपको वहां से भी क्लियरेंस करवाने के भी कुछ प्रिस्क्राइब टाइम होते हैं। अगर आपने विद इन अलॉटेड टाइम पीरियड नहीं वहां से क्लियर करवाए हैं तो भी आपके ऊपर चार्जेस लगते हैं एंड दोस चार्जेस आर नोन एज डेमेरेज चार्जेस। आई नो बोथ स्टार्ट फ्रॉम डी एंड इट कैन बी अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, बट वो कंफ्यूजिंग क्यों है, बिकॉज नाम उनके बहुत सिमिलर आपको लग रहे हैं, अदरवाइज दोनों ही चार्जेस लग रहे हैं। आपने लेट कोई काम, आपको प्रिस्क्राइब टाइम दिया था, आपने उस प्रिस्क्राइब टाइम में अपना काम नहीं किया, उसके लिए लग रहे हैं। बट एक लग रहा है आपको एम्प्टी कंटेनर वापस करने थे उसके लिए, एंड एक लग रहा है कि आपने अपने गुड्स ही पिकअप नहीं किए हैं उसके लिए। ठीक है, यहाँ पे इस कैस में अगर आप दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज भी हो जाओ कि कौन से वाले चार्जेस कौन से थे, तो वो चल सकता है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या इंक्लूड होगा, तो बेसिकली दोनों ही इंक्लूड नहीं होंगे। तो इसलिए इट इज नॉट मच of a concern, at least here in the cost and management audit subject. But yes, as far as your custom subject is concerned, तो वहां के लिए आपको ये चीज याद करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कौन से डिटेंशन है और कौन से डेमेरेज चार्जेस है। चलिए एक बार पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। डिटेंशन चार्जेस। डिटेंशन चार्जेस आर द चार्जेस that are imposed when consignee holds onto the carrier's empty container outside the port or terminal beyond the allotted free time। जो भी आपका allotted free time है उससे ज्यादा टाइम के लिए आपने अपने पास उनके कंटेनर्स को रख लिया है। Then next we have they are charged when the container has not been returned back in the prescribed time। prescribed time में आपने वापस नहीं किया अपने कंटेनर को,
वो है आपके डिटेंशन चार्जेस। अब डेमेरेज चार्जेस एक बार पढ़ते हैं। डेमेरेज चार्जेस आर द चार्जेस दैट आर इम्पोज्ड व्हेन द इंपोर्टेड कंटेनर हैज नॉट येट बीन पिक्ड अप बाय कंसाइनी। कंसाइनी ने अभी तक पिकअप नहीं किया विद इन अलॉटेड टाइम, जो अलॉटेड टाइम प्रिस्क्राइब था उसमें आपने पिकअप नहीं किया। ये तब चार्ज किए जाते हैं जब कंटेनर्स फुल होते हैं और इन कंट्रोल ऑफ द शिपिंग लाइन। शिपिंग लाइन के कंट्रोल में है, कंटेनर्स फुल है, जिस टाइम में आपको कहा था पिक करने के लिए उस टाइम में आपने पिक नहीं किया। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास ये मैंने यहाँ पे जो आपका था डेफिनेशन, इसमें से फर्स्ट डेफिनेशन जो हमने कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की पढ़ी उसमें था कि ये दोनों चार्जेस इंक्लूड नहीं होते हैं, तो फिर मैंने इन दोनों चार्जेस के बारे में बताया। अब आगे ये देखिए, आगे इसमें क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को आप क्लासीफाई करते हो इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन और आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन में। इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन ये रही, आउटवर्ड की ये रही। एक बार पढ़ते हैं कि क्या कह रहे हैं, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि जितनी भी चीजें आपके इनवर्ड परचेजेस से रिलेटेड होती है, जो भी खर्चे ट्रांसपोर्टेशन के वो सारे इनवर्ड में आते हैं। चलिए, ये वो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस हैं विच आर इंकर्ड इन कनेक्शन विद मटेरियल्स या गुड्स रिसीव्ड एट फैक्ट्री और एट प्लेस। जहां पे भी आपके यूज और सेल से रिलेटेड चीजें हैं कि आप मटेरियल्स खरीद रहे हो उनको सेल करने के लिए, उनको अपनी फैक्ट्री में खरीद रहे हो, वो सारी की सारी आपकी होगी इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अपनी फैक्ट्री में जो भी चीजें आप खरीदते हो, देन आपके पास आता है आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कौन सी होती है, जितने भी एक्सपेंसेस आपके लगे हैं सेल से रिलेटेड या मटेरियल की डिलीवरी से रिलेटेड, फैक्ट्री से आप उस प्लेस पे अपना मटेरियल भेज रहे हो जहां पे वो सेल होते हैं, तो सेल से रिलेटेड जो भी होते हैं वो आपके होते हैं आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। देन ये डेफिनेशंस आपको ऐसे लर्न करने की जरूरत नहीं, बस आपकी जनरल नॉलेज के लिए है कि क्या इनवर्ड होता है क्या आउटवर्ड होता है। देन हमारे पास आता है फ्रेट। फ्रेट का मतलब होता है जब भी मटेरियल एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जा रहा है उसके लिए जो भी आप चार्जेस पे करते हो। कार्टेज, कार्टेज क्या होता है बेसिकली, एक छोटे डिस्टेंस पे अगर आपके गुड्स मूव कर रहे हैं तो उसके लिए छोटे डिस्टेंस के लिए जो भी आप ट्रांसपोर्टेशन के पैसे देते हो उसको कार्टेज बोलते हैं। ठीक है, देन हमारे पास आता है ट्रांजिट इंश्योरेंस। ये मैंने आपको बताया था कि जब आपके कुछ ट्रांजिट में होते हैं, स्पेशली जब आप इंपोर्ट कर रहे हो बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स है, तो आप इंश्योरेंस भी उनका करवाते हो, तो वो होगा आपका ट्रांजिट इंश्योरेंस। ठीक है, देन डिपो, ये डिपो की डेफिनेशन और ये सब डेफिनेशन आप जनरली अपने कस्टम में पढ़ते हो, नॉट मच ऑफ एन इम्पोर्टेंस हियर। देन डिपो में बेसिकली सारे के सारे प्रेमाइसेस दिए हुए जो कि इंटरनली या कोई एजेंट जो है वो करता है मैनेज। इसके अंदर आपके गोडाउन, स्टोरेज के यार्ड्स, जितने भी आपके वेयर हाउसेस एक तरीके से आप लगा लो, वो सारे आपके डिपो होते हैं। इक्वलाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का मतलब होता है एवरेज ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, और इक्वलाइज्ड फ्रेट का मतलब हो गया एवरेज फ्रेट। तो इक्वलाइज मतलब एवरेज, राइट। चलिए, देन यहाँ पे है मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स फॉर असरटेनिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को असरटेन करने के लिए कॉस्ट रिकॉर्ड्स हम कैसे मेंटेन करेंगे, प्रॉपर रिकॉर्ड्स हम मेंटेन करेंगे जिससे कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ढंग से दिख पाए। एंड फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट शुड बी कवर्ड। हर एक एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कवर होना चाहिए, जैसे कि फ्रेट का कितना खर्चा है, कार्टेज का कितना है, इंश्योरेंस कितनी है। ऐसा नहीं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में बस आपने लिख दिया, अपने रिकॉर्ड्स इस तरीके से बनाएंगे कि उसमें फ्रेट का कितना खर्चा है वो अलग से दिख रहा है, एंड आपका इंश्योरेंस का कितना अलग से दिख रहा है, कार्टेज का कितना अलग से दिख रहा है। एज यूजुअल एबनॉर्मल कॉस्ट जितनी भी होगी उसको आप आइडेंटिफाई करोगे और उसको एक्सक्लूड कर दोगे अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से, बिकॉज एबनॉर्मल कॉस्ट नेवर फॉर्म्स द पार्ट ऑफ एनी कॉस्ट। कोई भी कॉस्ट हो, मटेरियल की हो, ये ट्रांसपोर्टेशन की हो, कोई भी कॉस्ट है, एबनॉर्मल कॉस्ट कभी भी कॉस्ट का पार्ट फॉर्म नहीं करती है, तो वो आप आइडेंटिफाई करोगे और उसको एक्सक्लूड करोगे। देन मैन्युफैक्चरर की अगर ओन ट्रांसपोर्ट फ्लीट है, अपना खुद का ट्रांसपोर्ट फ्लीट है, ये थोड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसके ऊपर अभी आप देखोगे मैंने पीछे भी क्वेश्चन दे रखा है, इसमें से क्वेश्चन पुटअप भी हुआ था कि प्रॉपर अगर अपनी खुद की ट्रांसपोर्ट फ्लीट है तो क्या होगा, प्रॉपर रिकॉर्ड्स आप मेंटेन करोगे जिससे कि आपको एक एक्चुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट है व्हीकल की, जिसके अंदर आप सारे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट शो करोगे, जैसे कि आपकी ड्राइवर की सैलरी कितनी है, ठीक है, क्लीनर की कितनी है, फ्यूल का कॉस्ट कितना है, लुब्रिकेंट कितना है, और टायर्स और बैटरीज का एमोटाइज्ड कॉस्ट कितनी है, रिपेयर और मेंटेनेंस कितनी है, जितनी भी कॉस्ट है प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करोगे बस कि आपको हर एक एलिमेंट कॉस्ट का वहां से दिख पाए। और अगर हायर्ड ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं, जैसे कि गुड्स के डिस्पैच के लिए अगर आपने हायर ट्रांसपोर्ट चार्जेस है तो उसकी भी कंप्लीट डिटेल्स आप रिकॉर्ड करोगे। रिकॉर्ड्स आप सेपरेटली बनाओगे इनवर्ड और आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के लिए, मैंने ऐसे अंडरलाइन किया कि वो कट ही गया। रिकॉर्ड्स आप सेपरेटली मेंटेन करोगे इनवर्ड और आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जिसके अंदर स्पेसिफिकली हर चीज जो है वो स्पेसिफाइड होगी, राइट।
देन हमारे पास आता है कि हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए सेपरेट रिकॉर्ड्स बनाने हैं। ट्रांसपोर्टेशन के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो फैक्ट्री, डिपो और हमेशा सबके सेपरेटली मेंटेन होंगे। कोई भी मटेरियल कैरी कर रहा है, कोई भी जॉब वर्कर के प्लेस पे कुछ भी है, हर चीज सेपरेटली रिकॉर्ड मेंटेन करोगे। बेसिकली रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में यही है कि हर चीज का सेपरेट कॉस्ट रिकॉर्ड होना चाहिए कि वो इजीली आइडेंटिफिएबल हो, हर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट उसमें डायरेक्टली दिखे। इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, सबके डिफरेंट हो, सेपरेट कॉस्ट दिखे। अगर कोई भी मटेरियल एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री जा रहा है, जॉब वर्कर के लिए जा रहा है, हर चीज की कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपको स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करनी और लिखनी है। एबनॉर्मल कॉस्ट आपका उसको आप आइडेंटिफाई करो और उसको एक्सक्लूड कर दो, उसको लेस कर दो, क्योंकि वो आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता। हर चीज का बस आपको सेपरेट सेपरेट सेपरेट, बस सेपरेट वर्ड याद रखेंगे कि सेपरेट बनाने हैं रिकॉर्ड्स और स्पेसिफिकली आइडेंटिफिएबल हो इस तरीके से कि एवरी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इज defined, and every element of cost can be ascertained, it can be specifically identified from the cost statements. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो कि डायरेक्टली आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स पे एलोकेट कर सकते हो, उसको सेपरेटली मेंटेन करोगे। और अगर कॉमन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है अपने भी और हायर्ड, अपनी फ्लीट के भी और हायर्ड के लिए भी, तो उनके अपोर्शनमेंट के लिए आपको प्रॉपर बेसिस करने हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर हो रही है एग्जेम्प्टेड गुड्स का, एक्साइजेबल गुड्स का, वो मेंटेन करोगे आप सेपरेटली। ठीक। ट्रीटमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? कॉस्ट 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 कर रहे हैं, इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कर रहे हैं, आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कर रहे हैं, तो इन कॉस्ट का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं कॉस्ट का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। जो भी आपका इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल्स का, कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ मटेरियल, उसी के अंदर आप इंक्लूड कर लोगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये हमने मटेरियल के कैस में आगे पढ़ेंगे कि हाँ वो होती है। एंड हमने पीछे वाले कैस में क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट वगैरह के कैस में भी पढ़ा था कि विद ऑल प्रोडक्शन के कॉस्ट में भी हमने पढ़ा था कि जितनी भी कॉस्ट डायरेक्टली आइडेंटिफिएबल विद द रिलेशन टू with relation to the procurement of material है, with relation to production है, वो सारे के सारे प्रोडक्शन कॉस्ट में जाएगी। तो जितनी भी हम डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकते हैं इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो सारा कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल्स के अंडर कैटेगरी में फॉल करेगा। ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या करेगा? वो किसका पार्ट फॉर्म करेगा? वो पड़ेगा कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट फॉर्म करेगा। आउटवर्ड है डिलीवरी से रिलेटेड जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो है, तो कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट फॉर्म करेगा और उसको आप एलोकेट करोगे सूटेबल बेसिस पे। ठीक है। ये एक चीज दी गई है, पढ़ते हैं। आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट फ्रॉम फैक्ट्री टू डिपो, फैक्ट्री से डिपो जा रहा है, कोई किसी भी ऐसी लोकेशन पे जा रहा है जहाँ पे सेल कर रहे हो, तो उसको आप इंक्लूड करोगे कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में, कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में आप उसको इंक्लूड करोगे। यहाँ पे लिखा है कि इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, मतलब कि जिस नंबर पे जो लिखा है उसकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंस है, तो जिस तरीके से लिखा है उसी तरीके के बेसिस पे आप अपने आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को अपोर्शन करोगे डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट किस नेचर का है, आपकी यूनिट क्या है मेजरमेंट की उस प्रोडक्ट के, तो हर चीज को मद्देनजर रखते हुए, टेकिंग एवरीथिंग इनटू कंसिडरेशन विद रेलेवेंस इन दीज वेज, इन्हीं वेज को रेलेवेंस देते हुए हम कैटेगराइज करेंगे और अपोर्शन करेंगे। सबसे पहले वेट, देन वॉल्यूम ऑफ गुड्स, टन किलोमीटर, यूनिट या इक्विवेलेंट यूनिट के बेसिस पे, गुड्स की वैल्यू के बेसिस पे, या फिर परसेंटेज ऑफ यूजेज ऑफ स्पेस कि कितना स्पेस वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है यूज कर रहा है, उस हर चीज के बेसिस पे हम करेंगे अपने अपोर्शनमेंट। फॉर डिटरमाइनिंग द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट, डिस्टेंस शैल बी फैक्टर्ड इन टू अराइव एट द वेटेड एवरेज कॉस्ट। जब भी आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट देख रहे हो तो डिस्टेंस को भी आपको मद्देनजर रखना है। देन एबनॉर्मल कॉस्ट है, नॉन रिकरिंग कॉस्ट है, वो आपका पार्ट नहीं बनेगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का। जैसे कि अभी हमने पढ़े थे डिटेंशन चार्जेस, डेमरेज चार्जेस, कोई भी पेनल्टी लगी है, ये सारे एबनॉर्मल ब्रेकडाउन से कोई भी चीज हुई है तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं दे विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जस्ट अ सेकेंड, ये ज्यादा ही जूम हो गया। पेनल्टी, डिटेंशन चार्जेस जितने भी हैं, कोई भी डेमरेज चार्जेस हैं, कुछ भी है, एबनॉर्मल ब्रेकडाउन वगैरह, ये सब कुछ भी हमारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का पार्ट नहीं फॉर्म करेगा। देन वी हैव हियर प्रीवियसली आस्क्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, कुछ
पहले के अटेम्प्ट्स में आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे, तो आई थॉट व्हाई नॉट कंबाइन देम हियर ओनली in the particular CAS and present it in front of you so that you have a complete understanding that how questions come from a particular CAS. किसी एक particular CAS से कैसे questions आते हैं, इसलिए हर CAS के questions मैं उसके बाद वहीं पे करा रही हूँ, जैसे कि मैंने पहले के साथ भी किया, CAS 4 के question वहीं पे, 3 के वहीं पे, तो इस तरीके से हम कर रहे हैं। अब हम आए हैं आज CAS 5 पे, तो इसके भी questions देखते हैं एग्जाम में किस तरीके से पुट अप करे जाते हैं। कि आपका दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको आंसर करना है द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये देखो, दिसंबर 2019, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कैस 5। कैस 5 के रेफरेंस में आपने आंसर देना। सबसे पहले आपसे पूछा गया व्हाट आइटम्स ऑफ कॉस्ट शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो हमें पता है कि कौन कौन सी नहीं होगी, कोई भी एबनॉर्मल कॉस्ट है, डिटेंशन चार्जेस हैं, डेमेरेज चार्जेस हैं, पेनल्टीज है, ये सारी की सारी कॉस्ट हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में नहीं आएगी। देन आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का अपोर्शनमेंट अगर आपने करना है तो कौन से बेसिस आप अडॉप्ट करोगे। अभी पहले हम सबसे पहले ये बता देंगे कि आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कौन सी होती है, जो कि रिलेटेड टू द डिलीवरी ऑफ गुड्स, ठीक है, एंड रिलेटेड टू डिलीवरी ऑफ गुड्स, रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स, वो वाली होती है आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। और कौन से बेसिस हम यूज करते हैं, हम बेसिकली बेसिस वो वाले यूज करते हैं, अभी मैंने आपको पढ़ाए थे कि उनकी अपनी इंपॉर्टेंस में जिस तरीके से लिखे गए हैं, जिस नंबरिंग पे लिखे गए हैं, उसी तरीके से उनकी इंपॉर्टेंस देते हुए हम अपने आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को अपोर्शन करेंगे, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द नेचर ऑफ गुड्स, उसका मेजरमेंट का प्रिंसिपल क्या है, हर चीज उसको देखते हुए, जैसे कि वेट, वॉल्यूम, टन, किलोमीटर, यूनिट, परसेंटेज ऑफ वेट, हर चीज ये हमने अभी जस्ट हमने ये ऊपर यहाँ पे ये वाले सारे किए थे। ये देखिए, ये वेट, टन, किलोमीटर, परसेंटेज ऑफ यूजेज ऑफ स्पेस, वैल्यू ऑफ गुड्स, ये सब बेसिस है अपोर्शनमेंट के। ये यहाँ पे आपसे दिसंबर में पूछा गया था, तो ये यहीं पे मैंने वो चीज आंसर में भी लिख दिया है। और एक बार कोई भी चीज अगर आपने कोई भी बेसिस अगर आपने यूज कर ली तो हमें पता है कि वो हमेशा चलते ही जाता है। सिर्फ दो इसके एक्सेप्शन है, क्या लॉ ने कहा है, या सेकंड हमें ऐसा कोई जो भी हम न्यू वे लाए हैं, इट रिजल्ट्स इन बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटमेंट्स। अगर कोई भी ऐसी हम न्यू स्टेटमेंट लाए हैं विच इज रिजल्टिंग इन द हम कोई ऐसा न्यू बेसिस लाए हैं विच इज रिजल्टिंग इन द बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटमेंट्स, तब हम अपने स्टेटमेंट्स अपने जो इतना भी मेथड हमारे जो हमने जो यूज किया है उसको हम चेंज कर सकते हैं। देन हमारे पास है हाउ टू, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिसंबर 2017 अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, ये देखिए, ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ टू ट्रीट द इनवर्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एज पर कैस 5। कैस 5 के हिसाब से इनवर्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कैसे ट्रीट करेंगे, हम कैसे ट्रीट करते हैं इनवर्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को। अभी हमने पढ़ा था कि हम उसको कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल्स का ही पार्ट मानते हैं, तो वो मटेरियल कॉस्ट में इनवर्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड हो जाएगी। तो पहले आप ये बता दोगे कि इनवर्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होती है, रिलेटेड टू द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स दैट आर बीइंग यूज्ड इन द फैक्ट्री, इस तरीके से कि दैट इज इनवर्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एंड एनी काइंड ऑफ इनवर्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल्स। हाउ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज टू बी डिटरमाइंड इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर हैविंग इट्स ओन ट्रांसपोर्ट फ्लीट। क्या हमने देखा था, सेपरेट कॉस्ट इसके मेंटेन करे जाएंगे जब उसके अपनी व्हेन द मैन्युफैक्चरर इज हैविंग हिज ओन फ्लीट, और हर चीज जैसे कि हर उसमें स्पेसिफिकली कॉस्ट जितनी भी है, हर चीज की कॉस्ट स्पेसिफिकली डिटरमाइनेबल होनी चाहिए, जैसे कि सैलरीज एंड वेजेस जितने भी ड्राइवर के हो गए, लुब्रिकेंट, एनी एक्सपेंसेस, सारे के सारे इसमें इंक्लूड होंगे। ये हमने वही सब चीजें यहाँ पे लिखी हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, एंड पढ़ने के साथ साथ आप मेरे से नोट्स भी ले सकते हैं। ये कैस हमने बहुत ही जल्दी जल्दी रिवाइज किया, बिकॉज बहुत ही छोटा कैस है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, इनवर्ड, आउटवर्ड। इनवर्ड रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट, आउटवर्ड रिलेटेड टू सेल, जो कि बनता है पार्ट कॉस्ट ऑफ सेल का, और जितने भी इनवर्ड है वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल का पार्ट बनती है, कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल। एंड उसके बाद डेमेरेज चार्जेस क्या होते हैं, डिटेंशन चार्जेस क्या होते हैं, डेमेरेज चार्जेस, डिटेंशन चार्जेस, पेनल्टी, एनी एबनॉर्मल कॉस्ट कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। सेपरेट कॉस्ट हम हमेशा मेंटेन करेंगे फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट टू बी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड। हर एलिमेंट जितना भी कॉस्ट का होगा, लाइक फ्रेट, कार्टेज, हर चीज हमें इजीली आइडेंटिफिएबल हो। सेपरेट कॉस्ट हमेशा मेंटेन करते हैं। अपना खुद का मैन्युफैक्चर का फ्लीट हो तो सेपरेट कॉस्ट मेंटेन करके हर तरीके से सारे के सारे कॉस्ट उसमें हमें दिखनी चाहिए। देन हमने और ये पढ़ा था कि अगर आउटपुट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है तो उसके क्या क्या रेलेवेंस है, क्या क्या उसके बेसिस है जिन पे हम उसको अपोर्शन कर सकते हैं। और yes, that is all for today's revision session. I hope you found the revision session very helpful, informative, and
इफ यू डिड देन प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपके पास सारी की सारी अपडेट्स आती रहें। एंड मैं बहुत जल्दी बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स के भी रिविजन वीडियोस लाने वाली हूँ आप सबके लिए। सो मेक श्योर दैट यू आर ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हियर एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल, ताकि अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि उनको भी आएगी। And all the very best to all of you. Work hard, study hard, and enjoy the journey. Bye bye.